मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटैटो कल्टीवेशन। आपका यूपी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन व एरिया दोनों यूपी में अधिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हो जाती है। कौन सी? आपकी पोटैटो। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, शाम को 8 बजे आपने खाना खा लिया होगा, है ना? खाना आप लोग जल्दी खा लेते होंगे, और जो लेट खाते हैं वो लोग पहले क्लास लें फिर खाना खा लें। ठीक है, आपकी क्लास जो है डेली लाइव होती है 8 बजे 8 PM पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोटैटो कल्टीवेशन आज की क्लास में, या फिर कहें आलू की खेती को। ठीक, बढ़िया से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आपकी जो है सेशन जो है लाइव हो चुका है। डेली लाइव क्लास होती है 8 बजे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज पढ़ने वाले हैं बच्चों कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो या आलू की खेती। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। एक हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से एक नया बैच शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे से। ठीक है, 5 से 6:30 तक। ये आपका एग्रीकल्चर स्पेशल बैच है, जो कि आपका जो है यूपीपीएससी डीएचओ, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, साथ ही साथ आईबीपीएस एएफओ, सभी को कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। नॉर्मली आपका देखो एग्रीकल्चर है, सभी में समान आता है, लेकिन स्पेशल फोकस किया जाएगा इसमें आपके जो यूपी के एग्जाम्स है उन पर। ठीक है, तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की और नया बैच ढूंढ रहे हैं शाम के टाइम, और आप ललितपुर से हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो है बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे से। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 7880497104। हम ज़्यादातर देखो ऑनलाइन कोर्सेज तो नहीं है हमारे, लेकिन ऑफलाइन थोड़े बहुत कोर्स है, तो उन्हीं को जो प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के लिए हमारे पास सेटअप नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, ये है तो इसमें आपका काम चलता नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। और एक गुड न्यूज और है कि आपकी जो है डीएचओ की वैकेंसी भी आ गई है, और एसटीए की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, और बीएससी से लगभग आपकी 34 से 36 वैकेंसी बहुत होती है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी से जो है 34 से 36 वैकेंसी आई है, 34 से 36 वैकेंसी आपकी बीएससी से। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी बढ़िया से तैयारी कर लें, क्योंकि यूपीपीएससी अच्छा मौका दे रहा है आपके लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले तो देखो बेसिक जानेंगे आलू का। तो बेसिकली हमारे पता है कि बॉटेनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। फैमिली या कुल की बात करें तो सोलेनेसी कुल का है। ओरिजिन इसका उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है पेरू या दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका माना जाता है। क्रोमोजोम नंबर या फिर कहें गुणसूत्र संख्या जो होती है वो 48 होती है, किसकी? आपकी तंबाकू की। सोलेनेसी कुल से है। ठीक, आपका पोटैटो। पोटैटो में आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र व उत्पादन में दोनों में ही पहला स्थान रखता है। कौन? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, बेसिकली इसको हम वेजिटेबल्स में काउंट करते हैं, लेकिन ये नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उगाई जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाती है? आपकी आगरा जिले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें विश्व में क्षेत्र व उत्पादन की, तो क्षेत्र आपका देखो कहां पर अधिक है? भारत में। और उत्पादन आपका चीन, फिर भारत का स्थान आता है। तो नॉर्मली आपका जो विश्व में स्थान की बात करें क्षेत्र में, तो आपका भारत का है। और उत्पादन में बात करें तो चाइना आपको पहले स्थान पे, दूसरे स्थान में भारत। और वेजिटेबल या फिर कहें सब्जियों के उत्पादन में भी पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका भारत है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है भारत में क्षेत्र व उत्पादन की बात करें तो एरिया आपका जो उत्तर प्रदेश में अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। ठीक है, तो नॉर्मली आलू का उत्पादन ये कहें कि एरिया फिर कह सकते हैं, या फिर कहें क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में अधिक है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। और प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो दोनों ही आपका सेम एरिया व उत्पादन। पहले स्थान पर कौन है? आपका यूपी या उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लिख लेना, उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थान पर जिला है वो है आपका आगरा। ठीक है, आगरा में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? आलू होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में
आगे बात करें मुख्य बिंदुओं की, तो आलू जो है भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पहला पॉइंट, मुख्य बिंदु, भारत में आलू 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। आलू के लिए अम्लीय मिट्टी, पीएच कितना, 5 से 6.5 क्या होता है, उपयुक्त होता है। नॉर्मली हमें जो आलू होता है, पोटैटो है, इसके लिए कैसी मृदा चाहिए होती है, हमें अम्लीय मिट्टी या फिर कहें हमको अम्लीय मृदा चाहिए होती है, या फिर कहें जिसका पीएच आपका 5 से 6.5 के बीच हो, वह मृदा जो है आलू के खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। खाने योग्य भाग की बात करें तो संशोधित तना क्या होता है आपका खाने योग्य इंपॉर्टेंट भाग, संशोधित तना, संशोधित भूमिगत तना होता है। एक तरह से जो आपका आलू होता है क्या होता है, स्टेम होता है, या फिर कहें मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। आलू का जो फल प्रकार होता है नॉर्मली वेरी होता है, ठीक है, बेरी या वेरी, ठीक है, वेरी या वेरी होता है। आलू कंद बनने के समय या फिर ट्यूराइजेशन के समय कितना टेम्परेचर चाहिए, 17 से 19 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। आलू को कंद बनते समय या ट्यूराइजेशन के समय 17 से 19 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। आलू में लेट ब्लाइट जो है या फिर कहें पछेती झुलसा जो है सबसे विनाशकारी रोग है। आलू के अंदर जो है पछेती झुलसा या फिर कहें आपका जो लेट ब्लाइट है सबसे भयंकर या विनाशकारी रोग है। आलू के कंद की सुसुप्तावस्था कितने दिन की होती है, 8 से 10 सप्ताह की होती है। कितने दिन की होती है, 8 से 10 सप्ताह की जो है सुसुप्तावस्था होती है आलू में। आलू में जो सोलेन होता है उसकी मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है, तो सही है। अगर ये 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो जाती है तो ये आपके लिए क्या नहीं होती है, उपयुक्त नहीं होती है। सोलेनिन की बात करें तो नॉर्मली जब आपका जो आलू होता है आपके जो प्रकाश है या फिर कहें लाइट या फिर कहें सूर्य की रोशनी में आता है तो सोलेनिन प्रोड्यूस होता है, जिससे आपके जो है आलू की गुणवत्ता में क्या होती है, गुणवत्ता खराब होती है या फिर कहें जो है बिगड़ जाती गुणवत्ता, ठीक है, या फिर कहें हरापन ले लेता है आलू, ठीक है। सोलेनिन के कारण जो है सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से तो होता ही है, साथ में साथ आपकी सूर्य की किरणों या फिर कहें सोलेनिन की मात्रा के कारण भी या सोलेनिन की अधिक मात्रा के कारण भी आलू में क्या होता है, हरापन हो जाता है। तो जो आलू में हरेपन के लिए जिम्मेदार जो कंपाउंड या रसायन है वो कौन सा है, आपका सोलेनिन है, ठीक। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो आलू के कंद को क्या स्टोलन के छोर पर पैदा, स्टोलन के छोर पर मतलब कहें स्टोलन के छोर पर ऐसा कि आपका नॉर्मली क्या होता है, स्टोलन क्या होता है, तना होता है आपका या फिर कहें जड़ होती है, ठीक है। तो उसके एंड पर मान लो ये आपका पौधा है, ठीक, मान के चलो, पेन ले ले थोड़ा सा, मान के चलो ये आपका पौधा है, प्लांट है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी जड़ है। तो जड़ों की जो आखिरी स्थान होता है या फिर कहें एंड होता है, ठीक है, आखिरी या फिर कहें छोर पर जो है आलू का उत्पादन होता है। यह मूलतः कैसी फसल है, हमारी समशीतोष्ण क्षेत्रों की फसल है या फिर कहें ठंडे प्रदेशों की फसल है। कौन, आपकी आलू। आलू एक द्विबीजपत्री पौधा है, मतलब कि अगर कि इसके बीजों को 2 भागों में डिवाइड करें तो आसानी से आपका बट जाता है, ठीक। आलू को सब्जियों का राजा, गरीब आदमी का दोस्त भी कहा जाता है। आलू में कंदीकरण या ट्यूबराइजेशन के लिए अधिकतम तापमान तो 20 डिग्री सी होता है की जरूरत होती है, और रात में 23 डिग्री सी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये 23 डिग्री से अधिक हो जाता है तो आलू के कंद नहीं बनता है, ठीक है, कंद में निर्माण नहीं होता है। आलू नॉर्मली कैसी है, स्वपरागित फसल है और C3 पौधा है, ठीक है, स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है क्या आपकी पोटैटो या आलू, ठीक है। तो कैसी है, स्वपरागित फसल है, ठीक, और आलू एक क्या है, C3 पौधा है, नॉर्मली क्या है आपका C3 पौधा है। आगे बात करें अगले पॉइंट्स की, तो नॉर्मली देखो ये इंपॉर्टेंट है तो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आलू में ट्यूबर कंद बनने के समय कम दिन अवधि व फूल आने के समय लंबे दिन की अवधि की आवश्यकता होती है। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आलू कैसा होता है, आपका लॉन्ग डे प्लांट होता है या फिर कहें आपका लंबे दिन की अवधि चाहने वाला पौधा होता है। देखो लॉन्ग डे शॉर्ट डे कैसे डिसाइड करते हैं, आपके जो है आपकी फ्लावरिंग के समय या फूल आने के समय जो आपकी प्रकाश की अवधि होती है, दिन की अवधि होती है, उसके अनुसार हम जो है लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका आलू एक तरह से कैसा है, आपका लॉन्ग डे प्लांट है। इसको कंद बनने के समय तो कम दिन की अवधि, लेकिन आपके जब आपका जो है फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, तो उस समय कैसे अवधि चाहिए होती है, अधिक दिन की अवधि चाहिए होती है। आलू की डिहॉर्मिंग कटाई से 10 से 12 दिन पहले की जाती है। डिहॉर्मिंग क्या कहलाता है,
कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब आपके जो फील्ड है या फिर वनस्पतिक भाग है, वनस्पतिक भाग जैसे पत्तियां हो गई, आपके तने हो गए, ठीक है, पीले पड़ने स्टार्ट हो जाए या पीले पड़ जाए तो उनको नॉर्मली हटाना क्या कहलाता है, आपका डिहोमिंग कहलाता है। या फिर सीधा कह सकते हैं कि आलू के ऊपरी वनस्पतिक भाग को हटाना हमारा क्या कहलाता है, डिहोमिंग कहलाता है। कब की जाती है, आलू की कटाई से, हार्वेस्टिंग से 10 से 12 दिन पहले की जाती है। ठीक। बर्ट रोग, बर्ट डिजीज पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों तक ही सीमित है, या फिर कहें बर्ड रोग जो पश्चिम बंगाल है वहां की दार्जिलिंग पहाड़ियों में लगता है। मेड़ और नाली या रिज और फर्रो जो है विधि जो है आलू को बोने की सबसे लोकप्रिय विधि है। नॉर्मली आपके जो रिज और फर्रो क्या कहलाती है, इस तरह से आप जैसे कूड़ बनाते हैं या फिर कहें जुताई करते हैं तो इस तरह से संरचना बन जाती है आपकी फील्ड की, बन जाती है ना, बन जाती है। ठीक। तो जो उठा हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग क्या होता है आपका, रिज होता है, रिज यानी मेड़ है ना। और जो गिरा हुआ भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उसे फर्रो या कूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्रो या कूड़ कहते हैं। तो नॉर्मली रिज व फर्रो विधि से आलू की बुआई सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, सबसे अधिक की जाती है। वनस्पतिक प्रसार की बात करें, प्रोपगेशन की बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, आपका ट्यूबर्स द्वारा या कंदों के माध्यम से होता है। ठीक। आलू में आमतौर पर मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग रोपण के 40 दिन बाद किया जाता है। नॉर्मली आपने बुआई कर दी है या फिर कहें आपने कंदों को लगा दिया है तो मिट्टी आप कब चढ़ाओगे, रोपाई के या फिर कहें बुआई के 40 दिन बाद आप क्या करोगे, मिट्टी चढ़ाओगे या अर्थिंग आप करोगे। आलू में जो सुगंध होती है वो किसके कारण होती है, डाइमिथाइल पायराजीन के कारण सुगंध आती है। आलू में सुगंध किसके कारण आती है, डाइमिथाइल पायराजीन के कारण जो है सुगंध होती है, किसके अंदर, आलू के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में शिमला में हुई थी। जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, शिमला में है। स्थापना आपकी 1949 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक। और साथ में साथ जो है देखो आपकी बहुत सी फसलें हैं जो आपकी जो है यूट्यूब पर आपको पूरी की पूरी करवाने वाले हैं, तो बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। इससे आपके जो है आपको जब एग्जाम होगा तब आपको दिखाएंगे कितने क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। ठीक है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन यहां पर लिख दे रहे हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन जो कि आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर है। उत्तर प्रदेश में कहां पर, मेरठ के अंदर है। ठीक, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। आगे चलते हैं, अगले मुख्य बिंदु की बात करें तो आलू का सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, पछेती झुलसा। अभी बताया कि सबसे विनाशकारी रोग है आपका पछेती झुलसा। ठीक। 1845 में आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, जिसको किसके कारण पता था, पछेती झुलसा या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण पड़ा था। किसके कारण पड़ा था, आपका पछेती झुलसा रोग के कारण या फिर कहें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण पड़ा था 1845 में। आयरलैंड में से आयरिश अकाल के नाम से या आयरिश फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आयरिश अकाल को, जो आपका पछेती झुलसा या फिर कहें आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण पड़ा था। यहां पर लिख दे रहे हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, तो इसके कारण जो है आपका जो है आयरलैंड में क्या कह सकते हैं, आपका जो है आलू के पछेती झुलसा के कारण क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। सीड प्लॉट तकनीक पुष्कर नाथ ने 1965 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, 1965 में पुष्कर नाथ द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मली सीड प्लॉट टेक्निक में आपको जो है कंद के बनने के पहले या फिर कहें नॉर्मली डिहोमिंग कर जाते हैं या फिर कहें ऊपरी वनस्पति भाग को हटा दिया जाता है ताकि जो आपके आलू है वो गुणवत्तापूर्ण जो है बीज विकसित कर सके या फिर कहें बीज के लिए गुणवत्तापूर्ण बन सके। ठीक है, तो इसलिए जो है डिहोमिंग करते हैं। तो ये सीड प्लॉट तकनीक किसने दी, आपकी पुष्कर नाथ द्वारा दी गई थी। उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में वायरस से मुक्त बीज कंदों के गुणन के लिए या फिर कहें जिसको डिजीज फ्री या फिर कहें वायरस से मुक्त जो रोग है उसके कंदों के गुणन के लिए CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका कसरगढ़ केरला के में द्वारा बीज प्लॉट तकनीक विकसित की गई थी। ठीक। असली आलू ट्रू पोटैटो सीड या ट्रू पोटैटो सीड की अवधारणा डॉक्टर S रामानुजन द्वारा दी गई थी। ठीक।
असली आलू बीज या टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड लैंगिक प्रजनन के माध्यम से उत्पादित वनस्पतिक बीज है। नॉर्मली आपका जो आलू है ये आपका वेजिटेटिव पार्ट से, या फिर कहे वानस्पतिक भाग से, कैसे आपका कंदों द्वारा, ठीक है। और नॉर्मली आपका जो बीज द्वारा भी इसे प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। वैसे आलू आपकी बहुवार्षिक फसल है, ठीक है, लेकिन आप फसल उत्पादन के लिए उगाते हैं तो एक वार्षिक फसल है या फिर एक वर्षीय फसल है, ठीक है। तो असली आलू बीज टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड जो बीज दर होती है 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नॉर्मली आपको 15 से 20 क्विंटल जो है आलू के कंदों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप अगर बीज का प्रयोग करते हैं तो 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होता है, बीज की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स की बात करें, मुख्य बिंदुओं की। तो पहाड़ों में आलू की बुआई फरवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक की जाती है। कहां पर? आपकी पहाड़ों के अंदर या फिर कहें आपका जो है हिल्स पर। गोदाम में आलू को जो है 8 से 10 डिग्री से तापमान पर और 80% आरएच पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आरएच क्या होता है बच्चों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर कहें सापेक्षित आर्द्रता। क्या होता है? सापेक्षित आर्द्रता। सापेक्षित आर्द्रता क्या होती है? अब सापेक्षित आर्द्रता वह आता है जो आपके जैसे मान के चलो ये आपका रूम है जो जहां पर मैं बैठा हूं, ठीक है। यहां पर जो उपलब्ध नमी है और इसको संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक नमी है उसका जो अनुपात होगा वह आपका क्या होगा? सापेक्षित आर्द्रता होगा। या फिर कह सकते हैं एक ठोस या फिर कह सकते हैं एक वॉल्यूम के अंदर, जो एक वॉल्यूम में जितनी आपकी उपलब्ध नमी है और साथ में जितनी उस जरूरत है उसको संतृप्त करने के लिए इसका अनुपात आपका क्या कहलाएगा? सापेक्षित आर्द्रता कहलाएगा, ठीक है। आलू को यदि कोल्ड स्टोरेज में अगर ये संग्रहित कर रहे हैं तो 4 से 7 डिग्री से तापमान पर भंडारित किया जा सकता है। नॉर्मली देखो आलू को कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है क्योंकि जब आलू की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उस समय नॉर्मली प्राइस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो आलू के प्राइस को ये कहें कि जब बढ़ेगा उसके लिए ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन सेल्स या फिर डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है? भंडारित किया जाता है, ठीक। आलू के लिए सर्वोत्तम भंडारण विधि कौन सी है? कोल्ड स्टोरेज है। बीज आलू के लिए सर्वोत्तम शीत भंडारण तापमान कितना? 2 से 4 डिग्री। अगर कि आप सीड के लिए या बीज के लिए हम भंडारित कर रहे हैं तो 2 से 4 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। कंदों को 1% थायो यूरिया या 1 ppm जीए या जिब्रेलिक एसिड से 1 घंटे भिगोने से आलू के कंदों की निष्क्रियता या सुसुप्त अवस्था क्या हो जाती है? टूट जाती है। किसके कारण? आपका थायो यूरिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए या निष्क्रियता तोड़ने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है और आपका जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है आपका CIP पेरू के लीमा में स्थित है। इसकी शुरुआत जो है 1971 में या कहें स्थापना कब हुई इसकी? 1971 के अंदर हुई, ठीक। आगे चलते हैं, वनस्पतिक विवरण की बात करें बच्चों तो यह एक नॉर्मली क्या है? 12 मासी पौधा है या फिर कहें बहुवार्षिक पौधा है, लेकिन फसल के रूप में एक से वार्षिक पौधे के रूप में माना जाता है या फिर कहें वार्षिक पौधों के रूप में उगाया जाता है। जो आपका प्रसार किया जाता है आलू का, देखो लिखा हुआ है कंदों द्वारा प्रसार किया जाता है या प्रोपागेशन किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो एक बड़ा भूमिगत तना जो स्टोलन के सिरे पर उत्पन्न होता है और जड़ पर ठीक से नहीं होता है या फिर जड़ ठीक से नहीं बनती है। C3 पौधा है, कंदीकरण की दृष्टि से छोटे दिन का पौधा जबकि पुष्पन की दृष्टि से लंबे दिन की आवश्यकता होती है। फल का प्रकार बेरी होता है और आलू को संतुष्ट कंद वृद्धि के लिए 17 से 19 डिग्री से तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पीएच कितना चाहिए? 5 से 6.5। हमने बताया था कि आलू के लिए अम्लीय मृदा जो है क्या होती है? आवश्यक होती है, क्योंकि अम्लीय स्थिति स्कैब रोग से की इस घटनाओं को क्या कर देती है? कम कर देती है। ये हो गया आपका आलू का वानस्पतिक या फिर कहें वेजिटेटिव विवरण या वेजिटेटिव डिटेल्स, ठीक, या बॉटनी कह सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, मिट्टी की बात करें तो नॉर्मली आपका जो आलू है इसके लिए जलोढ़, रेतीली दोमट व सिल्टी मृदा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नॉर्मली जो आपकी एक ऐसे जड़ वाली फसलें होती है, नॉर्मली आलू हो गया, मूंगफली हो गया, इनके लिए कैसी मृदा चाहिए? रेतीली दोमट या फिर कहें रेतीली या सैंडी सॉइल की आवश्यकता होती है, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं, सीड रेट की बात करें, बीज दर की, तो बड़े आकार नॉर्मली अगर कंदों का प्रयोग कर रहे हो या ट्यूबर्स का प्रयोग कर रहे हो किसके लिए? बीज के रूप में, तो बड़े आकार के जो ट्यूबर होंगे वो कितने चाहिए आपको? 25 से 30 क्विंटल। कितने के लिए? 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। छोटे आकार के 10 से 15 क्विंटल और मध्यम आकार के 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ट्रू पोटैटो सीड बीज दर कितनी? 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 से 120 अभी हाल बताया था ना।
तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर ट्रू पोटैटो सीड की आवश्यकता होती है। ठीक, और कंदों को 3 से 5 कली आंख के साथ 25 ग्राम के टुकड़ों में क्या करना चाहिए, काट लें। नॉर्मली जो आपको देखो सामने दिख रहा है, ये क्या है, आपकी कली है, कली या फिर कहें वर्ड्स है, वर्ड्स या इन्हें आंख के नाम से भी जानते हैं, या फिर कहें आइस भी कहते हैं नॉर्मली, जहां से ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है 3 से 5 कली हूं और साथ में 25 ग्राम के जो कंद है उनको टुकड़ों में काट कर क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका बीज दर, इसको नोट कर लिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका रोपण का समय, तो रोपण का समय दो प्रकार से, एक तो आपका मैदानों में, एक आपका हिल्स में, या फिर कहें आपका जो है पहाड़ों में। ठीक है, तो मैदानी इलाकों की बात करें तो अगेती फसल के लिए, या फिर कहें आपकी समय पर बुआई के लिए, या फिर कहें जो है जल्दी बुआई के लिए, सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बुआई करते हैं। मुख्य फसल की बुआई कब करते हैं, आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक, और पछेती फसल की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक। ठीक, क्लियर इतना। मैदानों में जो है अगेती की आपकी सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर, या सितंबर अक्टूबर कह सकते हैं। मुख्य फसल अक्टूबर में बोई जाती है और पछेती फसल कब, अक्टूबर नवंबर के बीच बोई जाती है। क्लियर इतना। ठीक, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिकली से। पहाड़ों में बुआई की बात करें तो पहाड़ों में आलू की बुआई फरवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक की जाती है। नॉर्मली आपकी फरवरी से अप्रैल के बीच जो है की जाती है। कहां पर, आपका पहाड़ों में, या फिर कहें हिली इलाकों में, या फिर कहें आपके जहां पर पहाड़ है, या फिर कह सकते हैं हिल्स है। ठीक, आगे चलते हैं। आलू की बुआई की बात करें तो नॉर्मली आलू की बुआई मुख्यतः दो विधियों से की जाती है। एक तो आपकी जो है रिज एंड फर्रो, या फिर कहें अभी हाल बताया था ना, रिज कूर्ण व नाली विधि। ठीक, या फिर कह सकते हैं मेड़ व नाली विधि, रिज एंड फर्रो मेथड, रिज एंड फर्रो मेथड। ठीक, रिज एंड फर्रो को हम यही समझा देंगे। रिज एंड फर्रो, जैसे आपने फील्ड को क्या किया, कल्टीवेट किया, इस तरह से आपकी एक संरचना बन जाती है। वहां पर अच्छे से नहीं दिखा हो तो यहां समझ लीजिएगा, इस तरह से एक संरचना बन जाती है आपकी फील्ड में। ठीक, तो आपके जो रिजेस हैं, एक जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रिज कहते हैं या मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। और नीचे जो गिरा हुआ पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, फर्रो या कूड़ कहा जाता है। तो नॉर्मली आपके जो बुआई की जाती है आलू की, कहां पर की जाती है, रिजेस पे की जाती है या मेड़ पर की जाती है। ठीक है, फर्रो में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है नॉर्मली। तो ये सबसे ज्यादा अपनाई भी जाती है भारत में, जो सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली विधि है वो आपकी रिज एंड फर्रो है। एक होती है आपकी समतल विधि, आप फिर कह सकते हैं नॉर्मली आपने क्या किया, एक आपका एक खेत है या फील्ड है, उसको समतल क्यारियों में बांट दिया। समतल क्यारी विधि, फ्लैट बेड मेथड। कौन सा मेथड होता है, फ्लैट बेड मेथड, फ्लैट बेड मेथड, या फिर कहें समतल क्यारी विधि। तो समतल कुछ क्यारियों में, छोटी छोटी क्यारियों में आपने फील्ड को डिवाइड कर दिया, तो दो तरह से आपका आलू उगाया जाता है। एक तो आपका रिज एंड फर्रो मेथड और फ्लैट बेड मेथड। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। रिज एवं फर्रो विधि की बात करें तो नॉर्मली आपको दिख रहा है पिक्चर में कि एक आपकी रिज है जिस पर आलू बोया हुआ है, एक फर्रो है। ठीक है, तो जिसमें आपकी सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है। देखो लिखा हुआ है, इस विधि में मेड़े तैयार की जाती है, रिजेस तैयार, मेड़ों को क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। मेड़े तैयार की जाती है। मेड़ों की लंबाई भूखंड के ढलान पर निर्भर करती है। नॉर्मली जैसे ये जो लंबाई होती है इनको क्या है, ढलान के अनुसार रखा जाता है, ढलान के पर निर्भर करती है। बहुत लंबी मेड़ों और खांचों से सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिन आलू के कंदों को लगाया जाता है उन्हें खांचों में छोड़ दिया जाता है, या फिर खांचों में बोया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। समतल बिस्तर या फिर कहें फ्लैट बेड मेथड, इस विधि में पूरे भूखंड को सुविधाजनक लंबाई और चौड़ाई के बिस्तरों में विभाजित, या फिर कहें आपके नॉर्मली क्या क्यारियों में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, उथली नालियों को खोला जाता है और आलू के कंदों को अनुशंसित दूरी पर लगाया जाता है। कंद खांचों की मूल मिट्टी से ढके होते हैं। जब अंकुरण पूरा हो जाए और पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाएं तो मिट्टी चढ़ाना चाहिए। आलू के बीज के ग्रेड के संबंध में उपयुक्त पौधों का अंतर नीचे दिया गया है। नीचे दिया है, जैसे आपका, जैसे ये देखो बीज का आकार, जैसे आपका जो है अंतर और बीज दर। तो नॉर्मली अगर ये बीज का आकार आपका जो व्यास या डायमीटर में 2.5 से 3 सेंटीमीटर है तो अंतर हम क्या रखेंगे, 45 गुणा 45 सेंटीमीटर। ये नॉर्मली पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी, 45 सेंटीमीटर, और आपको पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे, 45 सेंटीमीटर। बीज की दर की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।
यदि डायामीटर आपका बीज का 2.5 से 4 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर आपका जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 25 सेंटीमीटर आपकी जो है पौधे से पौधे की दूरी रखी है। और आपका जो है बीज दर की बात करें तो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर व्यास का है तो 50 गुणा 20 सेंटीमीटर अंतर की आवश्यकता होती है, और 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, बीज दर की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं किस्मों की। तो नई किस्मों की बात करें तो नई किस्में हैं आपकी कुफरी सदाबहार, कुफरी हिमालयनी, कुफरी गिरधारी, कुफरी हिमसोना। एक ऐसी आपकी नई किस्म है किसकी, आलू की। अगेती किस्मों की बात करें तो अगेती किस्मों में आ जाती है आपकी कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी लौकर, कुफरी सीतमैन, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या और कुफरी अशोका। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसे। मध्यम किस्मों की बात करें तो कुफरी बहार, कुफरी सतलुज, कुफरी आनंद, कुफरी लालिमा, कुफरी अरुण। देखो कुफरी क्या है, जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर क्या है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, वो शिमला के अंदर कुफरी नामक स्थान पर है। ठीक है, तो कुफरी नामक स्थान पर होने के कारण जो जितनी भी वैरायटी है, ठीक है, उनके आगे क्या लगा हुआ, कुफरी लगा हुआ, जो भी आपकी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्या होगी, निकाली गई होगी। पछेती किस्मों की बात करें कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह हैं। चिप्सवाद प्रसंस्करण के लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 है। क्लोरल सिलेक्शन या क्लोरल चयन से डेवलप की गई कुफरी लाल व कुफरी सफेद। कौन सी आपकी, कुफरी लाल व कुफरी सफेद, कैसे आपकी क्लोरल चयन द्वारा जो है डेवलप की गई है। आगे बात करें अन्य किस्मों की तो पछेती झुलसा के प्रति प्रतिरोधता या फिर कहें जिनमें पछेती जो झुलसा रोग है उसमें प्रतिरोधक है तो कुफरी ज्योति, कुफरी मोती, कुफरी मोयघा, कुफरी कुंदन, कुफरी जीवन, कुफरी बहार। संकर किस्मों की बात करें तो कुफरी नवीन, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी सीतमान, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी मोती, कुफरी कुबेर, कुफरी खासी गारो, कुफरी सिंदूर। ये कैसी आपकी संकर या फिर कहें हाइब्रिड वैरायटीज है किसकी, आपकी आलू की। ठीक, आगे बात कर दें अन्य किस्मों की तो कुफरी थेन्ना मलाई। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, बढ़िया से देखो, इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे एग्जाम में। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, कृषि से रिलेटेड सारे जो एग्जाम होंगे उसमें इसी से प्रश्न जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, कुफरी थेन्ना मलाई की बात करें तो ये जो है शिष्ट नेमेटोड और लेट ब्लाइट या पछेती झुलसा के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक, कुफरी कुबेर काली दाग के लिए प्रतिरोधी, कुफरी चिप्सोना 2 पाले और पछेती झुलसा रोग के प्रति सहनशील, कुफरी सेरप्पा और कुफरी ज्योति मस्सा रोग के प्रति प्रतिरक्षित और टूटने के प्रति संवेदनशील है। कुफरी सुवर्णा पछेती झुलसा रोग और शिष्ट नेमेटोड के प्रति प्रतिरोधी है। कुफरी बादशाह या पछेती झुलसा, अगेती झुलसा और आलू वायरस के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। एकाधिक प्रतिरोधी किस्में है। कुफरी चिप्सोना 1 और 2 की बात करें प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए प्रयोग की, नॉर्मली हमने बताया कुफरी चिप्सोना होगी, ये किस लिए प्रयोग की जाती है, आपकी प्रसंस्करण लिए या फिर चिप्स के लिए की जाती है, प्रयोग की जाती है। अगली किस्मों की बात करें कुफरी पुखराज और कुफरी सिंधूरी अगेती झुलसा रोग के प्रतिरोधी, कुफरी सीटमैन पाले के प्रति प्रतिरोधी, कुफरी चमत्कार अगेती झुलसा प्रतिरोधी, पछेती झुलसा प्रतिरोधी और पत्ती मुड़ने के प्रति संवेदनशील। कुफरी गंगा पछेती झुलसा रोग प्रतिरोधी, मैदानी इलाकों के लिए क्या है, उपयुक्त है। कुफरी नीलकंठ मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त, उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट। कुफरी लीमा लीफ हॉपर और माइट्स के प्रति सहनशीलता। कुफरी फ्रायो एम नई किस्म है जो है 30 से 35 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज देती है। फ्रेंच फ्राइज उत्पादन प्रसंस्करण के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक, क्लियर इतना। ट्रू पोटैटो सीड की बात करें या फिर सत्य आलू बीज की बात करें तो आलू में लैंगिक प्रजनन होता है नॉर्मली, जो आपके जो बीज द्वारा, जैसे आप बीज का प्रयोग कर रहे हो किसके लिए, प्रोपगेशन के लिए या प्रसंस्करण के लिए, तो नॉर्मली क्या कहलाता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो आलू में लैंगिक प्रजनन होता है। 1957 में रामानुजन द्वारा दिया गया था। इसमें टीपीएस को पौधे उगाने के लिए नर्सरी में बोया, नॉर्मली आप बीज बो रहे हो 100 ग्राम बीज बो रहे हो, कहाँ लगाओ, नर्सरी में लगाओगे ना, डायरेक्टली फील्ड में लगाओगे नहीं, तो 100 नर्सरी में बोया जाता है जिसे बाद में खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है।
रोग मुक्त आलू बीज का उत्पादन किया जा सकता है और नए क्षेत्र में रोग की रोकथाम की जा सकती है। कंद रोपण की पारंपरिक विधि की तुलना में खेती की लागत कम की जा सकती है। नर्सरी कितनी चाहिए? 75 वर्ग मीटर की और 100 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? ट्रू पोटैटो सीड या टीपीएस के लिए। नॉर्मली इसकी नर्सरी लगाई जाती है, फिर इससे जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है कहां पर? आपका जो है मेन फील्ड में या मुख्य खेत में। अगली बात करें सीड प्लॉट टेक्निक या फिर बीज प्लॉट तकनीक की, एसपीटी की। तो बीज प्लॉट तकनीक का विकास जो है 1967 में पुरस्कार नाथ द्वारा किया गया था। कहां पर? सीपीसीआरआई में, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसलर केरला के अंदर। ठीक है, यह जो है एक तरह से रोग मुक्त बीज या फिर कहें वायरस मुक्त बीज उत्पन्न या फिर कहें गुणन करने की क्या है? एक तकनीक है। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है बीज प्लॉट तकनीक का विकास 1967 में पुष्कर नाथ द्वारा किया गया था। यह देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में स्वस्थ बीज उगाकर रोग मुक्त वायरस मुक्त बीज के गुणन की एक तकनीक है। अक्टूबर में और मध्य जनवरी के बीच ऊपरी हॉर्म्स या शीर्ष को हटा दिया जाता है और परिपक्वता के लिए कंदों को भूमिगत स्थिति में क्या कह दिया? छोड़ दिया जाता है। तो नॉर्मली हमने बताया था कि हॉर्म्स को हटा दिया। किस लिए हटाया जाता है? आपको जो है डिहॉर्मिंग किस लिए की जाती है? बीजों की गुणवत्ता या फिर कहें आलू की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे बात करें जल प्रबंधन की या फिर कहें वाटर मैनेजमेंट की। तो पहली सिंचाई का अनिवार्य रूप से रोपण के 30 से 35 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। ठीक है, सबसे क्रांतिक अवस्था, यहाँ पर सबसे क्रांतिक अवस्था लिखी हुई है। 25% कंद निर्माण अवस्था। आलू में सिंचाई की विधि के संबंध में आमतौर पर पूर्ण विधि अपनाई जाती है। ठीक, आगे बात करें आपकी खाद व उर्वरक की। तो नाइट्रोजन आपका कितना चाहिए? 180 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसके लिए? आलू के लिए 180 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम कितना? 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है? आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक, आगे बात करें अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्यों किया जाता है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि आलू का डेवलपमेंट कहां होता है? आपका मिट्टी के अंदर। आलू कहां पर होता है? मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी आपके एक तो आलू के विकास के लिए और साथ में साथ प्रकाश के संपर्क में ना आए, ताकि जो है आपका आलू क्या ना हो? हरापन ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ाते हैं। कब चढ़ाते हैं? आपका मैदानों में 30 से 45 दिन बाद आपकी बुआई के, और पहाड़ों में 40 से 45 दिन बाद। कब? आपकी बुआई के। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य तब करें तब जब पौधे की ऊंचाई कितना हो जाए? 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए। दूसरी मिट्टी चढ़ाने का कार्य पहली रोपाई कब करें? 2 सप्ताह बाद करें। और मैदानों में नॉर्मली 30 से 45 डे आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग मतलब कि बुआई के 30 से 45 दिन बाद। और पहाड़ों में अर्थिंग अप कब करते हैं? आपका जो है बुआई के 40 से 45 दिन बाद या फिर कहें मिट्टी चढ़ाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें आलू में डिहॉर्मिंग। डिहॉर्मिंग अभी हाल हमने आपको बताया था। डिहॉर्मिंग क्या होता है? नॉर्मली आलू की कटाई से पहले आपकी जो वानस्पतिक भाग होता है, ठीक है, उसको हटाना। वानस्पतिक भाग मतलब कि कहें आपकी पत्तियां हो गई, आपके तने हो गए, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिहॉर्मिंग। कब की जाती है? आलू की कटाई से 10 से 12 दिन पहले की जाती है। देखो लिखा हुआ है कटाई तब की जाती है जब हॉर्म्स पीले होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। कटाई से 10 से 12 दिन पहले डिहॉर्मिंग की जाती है। CuSO4 या फिर कहें कॉपर सल्फेट का उपयोग आलू की डिहॉर्मिंग के लिए किया जाता है। आलू मुख्य रूप से गन्ने के साथ क्या है? अंतर फसल के रूप में भी उगाया जाता है, इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जाता है। आगे बात करें आलू के शारीरिक विकार की, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तो पहला है आपका इंटरनल ब्राउन स्पॉट डिजीज, आंतरिक भूरा धब्बा रोग, जो कि आपका किसके कारण होता है? मॉइस्चर डिफिशिएंसी या नमी की कमी से होता है। पोटैटो ग्रीनिंग, आलू में हरापन किससे होता है? एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन रे, सूर्य की किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से। और नॉर्मली अगर कि सूर्य की किरणों में आपको पोटैटो आ जाता है तो उसमें सोलेनियम कंपाउंड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? आलू में क्या आ जाता है? हरापन आ जाता है, ग्रीनिंग आ जाती है। ब्लैक हार्ट डिजीज, भंडारित आलू में ऑक्सीजन की कमी व खराब वेंटिलेशन के कारण नॉर्मली फफूंदी लग जाती है। हॉलो हार्ट अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग से होता है। और चिलिंग या फ्रीजिंग इंजरी की बात करें, दुर्द शीतल चोट की बात करें तो कम तापमान के कारण होता है। आगे बात करें मुख्य रोग की, तो मुख्य रोग तो देखो पहला है आपका पछेती झुलसा, जिसके जो है आयरलैंड में जो है आपके अकाल के लिए जिम्मेदार है। कौन सा? आपका पछेती झुलसा 1845 में जो है अकाल पड़ा था। यह जो है फंगस या कवक के कारण होता है। वैज्ञानिक नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आलू की सबसे भयंकर बीमारी है। अर्ली ब्लाइट अगेती झुलसा की बात करें, ये भी आपका कवक या फंगस से होता है। अल्टरनेरिया सोलानी इसका वैज्ञानिक नाम है।
वर्ड रोग, ये भी आपका फंगस या कवक से होता है। सिंचाइट्रम एंडोवाइटिकम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ब्लैक स्कार्फ या फिर कहें जो आपका ब्लैक या काला स्कार्फ होता है फंगस से होता है। राइजोक्टोनिया सोलानी इसका वैज्ञानिक नाम है। बैक्टीरियल ब्लाइट सॉरी डाई रॉट या सूखा सड़न रोग फंगस या कवक से होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज, ठीक है। बैक्टीरियल बेल्ट या जीवाणु उकठा, जीवाणु झुलसा इसे कहते हैं, बैक्टीरिया के कारण होता है। रेलेस्टोनिया सोलेनेसेरम के इसका जीवाणु है, वैज्ञानिक नाम है इसका। सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया के कारण होता है। इरिविनिया क्रोटोवोरा साइंटिफिक नेम। पोटैटो स्कैब आलू स्कैब बैक्टीरिया के कारण होता है। स्टेप्टोमाइसिस स्केबिस इसका वैज्ञानिक नाम है। लीप रोल पट्टी रोल किससे होता है? वायरस के कारण होता है। इसका वाहक कौन है? एफिड है। और सेबर मोजेक भयंकर मोजेक जो होता है ये भी आपका किससे होता है? वायरस के कारण होता है। और ये भी किसके द्वारा फैलाया जाता है? आपका एफिड के द्वारा फैलाया जाता है, संक्रमण किया जाता है। आगे बात करें आलू के कीट की, मुख्य कीटों की, तो एक तो आपका देखो ट्यूबर मॉथ या कंद मॉथ, पैथोरीमिया ओपरक्यूलेला, पैथोरीमिया ओपरक्यूलेला वैज्ञानिक नाम है। कटबम एग्रोटिस इप्सिलॉम एफिड आलू विषाणु रोग का वाहक। माइजस पर्सिकेई। माइट्स की बात करें हेमिटर्सो नेमस लेटस, सिस्ट नेमेटो गोल्डन नेमेटो, सिस्ट या गोल्डन नेमेटो ग्लोबोडेरा स्पीसीज के जो है वैज्ञानिक नाम हो जाता है इसका, ठीक। ये हो जाते हैं आपके आलू के मुख्य कीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्विज़ेस की। इंपॉर्टेंट क्विज़ की बात करें तो बीज प्लॉट तकनीक को अपनाया गया। बीज प्लॉट तकनीक अभी भी पता है टमाटर में, बैगन में, आलू में या मिर्च में, तो नॉर्मली हमें पता है कि बीज प्लॉट तकनीक किसमें अपनाई गई? आलू के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका? आलू हो जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा भाग उभरा हुआ है? तो उत्तरी मैदान। नॉर्मली आपका जो उत्तर प्रदेश का ज्यादातर एरिया है यहाँ पर आलू सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो यहाँ पर उत्तरी मैदान क्षेत्र जो है सब आंसर सही आंसर हो जाता है, ठीक। आगे बात करें अगले प्रश्न की, सीड प्लॉट तकनीक को आलू उत्पादन के लिए किसने विकसित किया? तो अभी पता है ए जी कालो द्वारा, हरभजन सिंह द्वारा, पुष्कर नाथ द्वारा या कीर्ति सिंह द्वारा। तो नॉर्मली हमने बताया था कि जो आलू की सीड प्लॉट तकनीक है किसने विकसित की? पुष्कर नाथ ने डेवलपमेंट की, या फिर कहें पुष्कर नाथ द्वारा विकसित की गई। अगला प्रश्न पुष्कर नाथ यहाँ सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है, चिपसोना किसकी एक किस्म है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। ए मटर की, बी आलू की, सी टमाटर की या फिर डी कहें गन्ना की। तो चिपसोना किसकी एक किस्म है? मटर की, आलू की, टमाटर की या गन्ना की। तो नॉर्मली हमें पता है कि चिपसोना किसके लिए है? आलू की है ना। तो आंसर क्या हो जाता है? आलू हो जाता है। अगला प्रश्न, आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन या भारत। आलू का उत्पत्ति स्थान नॉर्मली हमने बताया था दक्षिणी अमेरिका या पेरू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका या पेरू, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड तकनीक संबंधित है। अभी मैंने बताया था किससे है? आलू से है, ठीक है। असली आलू बीज किससे? आलू संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है या कौन सी किस्म उपयुक्त है? ऑप्शन ए कुफरी वासा, चिप्सोना, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी सिंदूरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका? चिप्सोना या कुफरी चिप्सोना जो है चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म होती है किसकी? आलू की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, आलू के हरेपन से होता है एक तो पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, पोषक गुणवत्ता में कमी, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधकता में कमी। तो नॉर्मली अगर कि आलू में हरेपन होता है ना तो पोषक गुणवत्ता में क्या होती है? कमी आती है। नॉर्मली गुणवत्ता क्या होती है? खराब होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? पोषक गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है, ठीक। आगे चलते हैं, आलू की अगेती किस्म की बात करें तो कौन सी है? कुफरी बहार, कुफरी शीतमान, कुफरी ज्योति, कुफरी देव। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। ये तो जल्दी से आंसर, अभी हाल हमने किस्में पढ़ाई थी ना, आंसर कीजिए। आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो कौन सी है वो? कुफरी ज्योति। कुफरी ज्योति जो है आलू की अगेती किस्म है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? पछेती झुलसा लेट ब्लाइट जो रोग लगता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस के कारण या कवक के कारण होता है, किसके जो है कौन सी जो है किस्म है जो इसके प्रतिरोधी या अवरोधी प्रजाति है? ए कुफरी चंद्रमुखी, बी कुफरी ज्योति, कुफरी वासा या डी आपका कुफरी
अलंकार। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो वो हो जाता है आपका क्या, कुफरी बादशाह जो है आपकी क्या है, पछेती झुलसा के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक, अगला प्रश्न, इरेजर से इसको, कुफरी बादशाह नॉर्मली क्या है, पछेती झुलसा के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 को मिलान कीजिए। पहला है कुफरी चंद्रमुखी मध्यम प्रजाति, कुफरी सतलज पछेती प्रजाति, चिपसोना 2 अगेती प्रजाति, कुफरी देवा निर्यातक प्रजाति। तो कौन सा मेल खाता है यहाँ पर, ठीक है, एबीसीडी आंसर दिया हुआ है, जल्दी से डिसाइड कीजिए और एबीसीडी लिख दीजिए। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगला या फिर कहें आखिरी प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो सही आंसर आपका हो जाता है बी। ठीक है, तो आपकी जो बात करें कुफरी चंद्रमुखी है, एक ऐसी आपकी मध्यम प्रजाति, सॉरी कुफरी चंद्रमुखी जो है आपकी क्या है, आपकी अगेती प्रजाति। कैसी आपकी अगेती प्रजाति है। कुफरी सतलज है जो आपकी मध्यम प्रजाति है। चिप सोना जो है आपकी निर्यातक प्रजाति है। कुफरी देवा कैसी है आपकी अगेती प्रजाति है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और एक इंफॉर्मेशन है, एक नया बैच जो है आपका एक है कि शुरू होने जा रहा है आपका ब्रांच पर, जो आपकी ललितपुर के अंदर जो ब्रांच है वहां पर जो है शुरू होने वाला है विजन एग्री एकेडमी की तरफ से। एक तो यूपी पीएससी डीएचओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए। एजीटीए स्पेशल बैच और प्लस आपका जो है यूपी पीएससी के जो आपकी कृषि की वैकेंसी आई है यूपी पीएससी में, उसके लिए स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। तो बढ़िया से आप लोग जो है हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7880497104। ठीक है, अगर ये आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो है पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हैं, पीडीएफ नोट्स हमारे उपलब्ध हैं अभी। ठीक है, और क्योंकि अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको प्रिंटेड नोट्स, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, किसी भी जिले से आप उत्तर प्रदेश के, आपको प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो है पोस्ट के माध्यम से पोस्ट किए जाएंगे आपको यहीं से ललितपुर से। तो आप जो है 1 अप्रैल या फिर कहें 1 मई से प्रिंटेड नोट्स भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। अभी तो ओनली आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट है आपकी 499 रुपये या फिर 499 आप हमें पे कीजिए, या फिर कहें आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे कंटेंट में आपको बता दें कि इतना अच्छा कंटेंट है ना, वैसे हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथ में साथ एक जो है 499 का एक और बैच चल रहा है जिसमें आपके 50 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। 50 सेट पेपर ऐसे टॉपिक वाइज सेट पेपर। ठीक है, तो 50 सेट पेपर आपके उपलब्ध हैं टॉपिक वाइज। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट है 7880497104 और हमारी ब्रांच का पता है रिसाला मंदिर के पास, वर्णी चौराहा, डैम रोड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। ठीक है, तो नॉर्मली ब्रांच पर विजिट करके भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।